हेलो दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस को समझेंगे, डिटेल सब चीजें को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। शुरुआत डिविडेंड से करते हैं कि कैसा उनका डिविडेंड आया है। लास्ट ईयर थोड़ा तकलीफ वाला था, लेकिन फिर भी डिविडेंड एक बार आया था। मार्च के महीने में एक डेट आई है 21 मार्च को, और 4 रुपीज का डिविडेंड आया था। उससे पहले 3 बार डिविडेंड आया था, एक बार दिसंबर, फिर मार्च और फिर अगस्त। 5 रुपीज, 4 रुपीज, 1 रुपीज करके, तो टोटल 10 रुपीज का डिविडेंड था। लेकिन मैं यहां कितना लिख रहा हूं, 6.66 का डिविडेंड। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बीच में एक 1:2 रेशियो में बोनस भी आ गया था गेल की तरफ से, तो इसलिए मैंने बोनस एडजस्ट किया है 6 रुपीज 66 पैसा के हिसाब से। अभी देखते हैं कितना शेयर प्राइस है, कुछ 150 के आसपास में है, मतलब 4% से ऊपर का ये डिविडेंड यील्ड हो रहा है। लेकिन शेयर प्राइस 90 के आसपास भी रहा है, तो मैं अगर लेट से 100 रुपीज शेयर प्राइस पकड़ता हूं फॉर एग्जांपल, तो सिंपल अगर हमको यील्ड कैलकुलेट करना है तो 6% से ऊपर भी यील्ड उनका उस समय में रहा है। अब बाइंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 4 रुपीज का डिविडेंड तो 4% की यील्ड है। अब इस साल क्या डिविडेंड आएगा अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यस, हम आने वाले क्वार्टर्स में, दिनों में, सप्ताह में हम लोग देखेंगे क्या डिविडेंड आ रहा है या नहीं। अब गेल बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्ट्रेटेजिक कंपनी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग दोनों में वो मार्केट लीडर है। 70% हमारे देश का, हमारे भारत देश का पाइपलाइन को गेल ओन करती है। 15,400 किलोमीटर से ज्यादा की पाइपलाइन है, और 6,000 किलोमीटर की पाइपलाइन पर उनका काम भी चल रहा है। किसका? गेल इंडिया का काम चल रहा है। कैसा परफॉर्मेंस रहा है? तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू या जो टर्नओवर है अच्छा आया है, 1.43 लाख करोड़ का आया है। ठीक है, उससे एक साल पहले कितना था? 91,426 करोड़। लेकिन जब हम प्रॉफिट में देखेंगे तो उस साल एक्चुअली में प्रॉफिट ज्यादा हो गया था। 91,000 करोड़ का रेवेन्यू में आपने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था, और पिछले साल इतना ज्यादा 1.43 लाख करोड़ रेवेन्यू था, फिर भी आपका प्रॉफिट कम हुआ था। तो इसीलिए यहां ये जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है नेचुरल गैस के प्राइसेस के ऊपर। अब पिछले साल रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ था, अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या था, चूंकि लड़ाई हुई थी यूक्रेन रशिया की, तो गैस के प्राइसेस बढ़ गए थे। अब उसमें क्या हुआ, जो स्पॉट गैस अगर लेना है उनको, तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उनको जो मार्जिन्स है उसमें इंपैक्ट आया। इनफैक्ट पेटकेम का जो बिजनेस है, पेट्रोकेम का बिजनेस में उनको लॉस भी झेलना पड़ा, जो अभी भी थोड़ा चैलेंजिंग चल रहा है। 6 महीने का कैसा परफॉर्मेंस है? 63,866 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 3,817 करोड़ का। तो स्टेडी प्रॉफिट अभी 2 अप्रैल से सितंबर के जो रिजल्ट आए हैं हमको देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस पे पैसा लगाया है उस पे कंपनी ने कितना कमा के दिया है। जैसे FY22 में तो अच्छा प्रॉफिट कर गए थे, 20 का ROC बहुत अच्छा, फिर पिछला साल इतना अच्छा ROC नहीं था, और अभी इस साल फिर से ROC हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। अब यहां ROC में देखिएगा, ये आपको ऊपर नीचे बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस थोड़ा डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर? जो गैस के जो प्राइसेस है उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड हो जाता है, और किस तरीके से उनके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उस पर डिपेंड यहां पर हो जाता है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0.24 है। अब चूंकि डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, तो ये देखिए गेल इंडिया, मैं बिल्कुल नीचे जाता हूं और लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग देख लेता हूं। जैसे अभी केयर की जुलाई के महीने में लेटेस्ट रेटिंग है, मुझे सिर्फ यही देखना है कि रेटिंग मजबूत है कि नहीं है। तो AAA का रेटिंग है, और जो शॉर्ट टर्म का रेटिंग भी A1+ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी उन्होंने लोन्स किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से लिया हुआ है, तो जो रिस्क जो है वो लोएस्ट है। मतलब AAA से अच्छी रेटिंग हो नहीं सकती है, और A1+ से अच्छी रेटिंग हो नहीं सकती। अभी यही कंपनी सोच लीजिए, जस्ट ये लर्निंग के लिए, कि ये AAA से AA+ हुआ होता, तो डाउनग्रेड हुआ होता, तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। सिमिलरली किसी कंपनी का AA होता, उससे AA+ या फिर AAA हुआ होता, तो अपग्रेड हुआ होता, तो पॉजिटिव होता। तो AAA स्टेबल, अब इससे अच्छा तो हो नहीं सकता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि रेटिंग सबसे मजबूत है, मतलब उन्होंने जो भी लोन लिया है उसको लोन रिपेमेंट करने का उनका जो क्षमता है वो बेस्ट है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब मेन बिजनेस गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग, वहां से बड़ा रेवेन्यू आता है, खासकर गैस मार्केटिंग। ठीक है, अब Q2 के रिजल्ट में ट्रांसमिशन में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, और ट्रेडिंग का भी जो बिजनेस है उसमें अच्छा प्रॉफिट किया। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं कि इतना अच्छा प्रॉफिट किया, क्योंकि नंबर्स पर हमारा फोकस रहता है, और नंबर्स थोड़ा ज्यादा हम फोकस करते हैं तो कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, ये हमको फीडबैक मिलता है, लेकिन लर्निंग तो जरूरी है ना। जैसे लास्ट ईयर देखिए, सितंबर के महीने में 38,680 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार थोड़ा कम है, 32,000 है, ये ब्लू कलर पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन कमाई देखिए इस बार ज्यादा है, 3,580 करोड़। पिछली बार कितना था? 1,904 करोड़। थोड़ा सा मार्जिन कम हो गए थे, देखिए 5% का मार्जिन थे, और फिर Q3 Q4 तो और कम मार्जिन हो गए। लेकिन इस बार मार्जिन 5% से 11% हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिंग ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आप इन सब चीजों से एक रिस्क भी समझ रहे होंगे कि बिजनेस थोड़ा डिपेंड जरूर हो जाता है LNG के, या फिर जो गैस के किस तरीके से प्राइसेस हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट ने क्या कहा? मैनेजमेंट थोड़ा अपबीट लग रहे हैं। ट्रांसमिशन वॉल्यूम 2025 तक फाइनेंशियल ईयर 132 MMSCMD तक प्लान है, जो कि अभी से थोड़ा ऊपर है। गैस का मार्केटिंग का उन्होंने गाइडेंस 4,000 करोड़ किया है, जो कि पहले उन्होंने 3,500 का रखा था, मतलब अपने गाइडेंस को अपग्रेड किया। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि हम जितना बिजनेस करना चाहते हैं तो और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं।
पेटकेम में लॉस चल रहे हैं क्योंकि ऑयल एंड गैस के प्राइस पर ऑयल के प्राइस पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, ठीक है। और अब धीरे धीरे सीएनजी पर भी आ रहे हैं, वो 157 सीएनजी स्टेशन है और 100 के आसपास ऐड करने का उनका प्लान है। पॉजिटिव क्या है, गवर्नमेंट का पुश है गैस डिमांड पर। ओवरऑल गैस मिक्स को गवर्नमेंट 2030 तक और ज्यादा लाना चाहती है। फिर गैस की जरूरत कहाँ है, सीजीडी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल पाइपलाइन से भी गैस आती है बहुत सारे घरों में, बहुत सारे राज्यों में। आपके राज्य में या आपके एरिया लोकेलिटी में आ रही है या नहीं, आपके घर में आ रही है कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑटो सेक्टर में जरूरत है, बहुत सारी आजकल सीएनजी गाड़ियां चल रही है। फर्टिलाइजर में तो बहुत ज्यादा जरूरत है गैस की, ठीक है। और नई गैस टैरिफ जो है वो भी आ गई है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। वैल्यूएशन पर बात कर लेते हैं कि क्या गेल सस्ता है या नहीं। तो देखिए पिछले 6 महीने में मैं देखूंगा, जैसे आप देखिए जून के महीने में 100 के आसपास में शेयर प्राइस था, अभी 50% के ऊपर वो देखिए 151 दिख रहा है। मतलब अच्छा खासा जो है रिटर्न है। और थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप पार कर सकता है, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पी रेशियो 18.9 है, मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है उसके साथ कंपेयर करें तो मार्केट कितना वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। लेट्स से कंपनी ने 10 रुपीज का प्रॉफिट किया, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, 10 रुपीज का प्रॉफिट किया है और किसी कंपनी का 200 का मार्केट कैप है, तो 200 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 20, ठीक है। तो ये पी रेशियो 18.9 है। अब कंपनी का अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, सोच लीजिए 10 का 20 हो जाए और मार्केट कैप सोच लीजिए 200 ही रहा, तो पी रेशियो कम हो सकता है। और प्रॉफिट अगर कम हो जाए, सपोज 10 रुपीज का प्रॉफिट 5 रुपीज हो जाए, समझ गया, तो फिर पी रेशियो ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी 18.9 है, जो कि हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी पी रेशियो हमको बहुत आइडिया नहीं दे पाता है, खासकर जो थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस होता है, ऑयल एंड गैस कंपनीज में थोड़ा रहता है। मैं यहां पर प्राइस टू बुक देख लेता हूं, 1.37 का है। तो प्राइस टू बुक उनका कैसा रहा है, हिस्टोरिकली 1.4 रहा है, अभी 1.37, मतलब हिस्टोरिकल लेवल के आसपास है। ईवी बाई एबिटा क्या है, ईवी मतलब कंपनी की क्या वैल्यू है, एंटरप्राइज वैल्यू, और उसके अगेंस्ट में कितना कमा रही है कंपनी। तो हिस्टोरिकली उनको 7-8 का वैल्यूएशन मिला है और अभी 10-11 का, मतलब अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा यहां पर मिल रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट्स होते रहे तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा मिले। लेकिन देखिए मार्केट की अपनी सोच होती है। आप मुझे कहेंगे कितना वैल्यूएशन होना चाहिए, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कंपनी, किसी भी कंपनी को मार्केट कब क्या वैल्यूएशन दे, री रेटिंग कर दे, हमको नहीं पता होता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, सोच लीजिए कोई भी एक रेलवे कंपनी में ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल आरबीएनएल, ठीक है। अब अगेन ये एग्जांपल है समझने के लिए, लर्निंग के लिए। जैसे उनको पी रेशियो देखिए 2020-21 में कितना मिलता था, ये देखिए 5, 6, 7 उसके आसपास मिलता था। अब लास्ट ईयर इतनी अच्छी री रेटिंग हो गई कि उसका अभी देखिए कितना हो गया है, 17-18 हो गया, मतलब 3 गुना उनका बढ़ गया। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस कंपनी का इतना ही पी रेशियो होना चाहिए। हाँ, अब इसका क्या सोचने का हो सकता है, पहला चीज कि हाँ कंपनी और प्रॉफिट करेगी इसलिए हाई पी रेशियो मिलना चाहिए, और दूसरा ये भी सोचने का हो सकता है कि नहीं हिस्टोरिकल लेवल के आसपास या महंगी मिल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको बैलेंस्ड एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब रिस्क क्या है, कमोडिटी बिजनेस है, ऑयल का प्राइस गैस के प्राइस पर बहुत डिपेंड है। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेटकेम बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो अभी भी हो रहा है। गैस प्राइस अगर बढ़ेगा तो जो गैस को वो ट्रांसमिट करते हैं तो उनका भी कॉस्ट यहां पर बढ़ सकता है। स्पॉट प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं, तो ये सब कुछ रिस्क है। और चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है, अगर गवर्नमेंट ने कल कहा कि हमको स्टेक थोड़ा सा कम करना है, तो वो सब कुछ रिस्क छोटी मोटी रहती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है बिजनेस समझ में आया होगा, आपको डिटेल्स समझ में आई होगी। और लास्ट में म्यूचुअल फंड ने क्या एक्शन लिया है वो मैं आपको बता देता हूं। नवंबर के महीने में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2.87% जो है वेटेज है उनका। फिर क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर इन्होंने ऐड किया है और ज्यादा 2.85। एबीएसएल प्योर वैल्यू उन्होंने ऐड किया है। मल्टी एसेट एसबीआई मल्टी एसेट ने ऐड किया है। हाँ, कुछ फंड्स ने ट्रिम भी किया है, ठीक है। कुछ ऐसे भी फंड्स थे जो मैं देख रहा था, जो आर्बिट्रेज फंड है, उन्होंने भी थोड़ा सा ऐड किया है। ट्रिम किसने किया है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 0.34% का वेट है। यूटीआई डिविडेंड 1.61%, तो उन्होंने ट्रिम भी किया है। तो ओवरऑल जब मैंने डेटा देखा तो ये देखा कि ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव बायस ही रहा है, बाइंग भी रहा है। ज्यादा म्यूचुअल फंड ने यहाँ बाइंग की है और कुछ ने यहाँ पर ट्रिम किया है। अब हर फंड मैनेजर की, हर म्यूचुअल फंड हाउस की अलग सोच होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपकी बिजनेस लर्निंग हुई होगी और किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।